गाइस, कभी ऐसे प्रेपोजिशन हमें देखने को मिल जाते हैं जो बहुत ही ट्रिकी होते हैं, जैसे कि विद, बाय, फ्रॉम, ऑफ, सिंस, फॉर, दो। ये 7 जो प्रेपोजिशन है, इन सब का हिंदी मीनिंग से होता है। इसीलिए स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस जगह पे हम किसका यूज करें। इससे पहले जो मैंने लाइव क्लास प्रैक्टिस करवाया था प्रेपोजिशन की, उसमें मैंने देखा था कि से की जगह पे मैंने ऑफ का यूज किया था, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे कि यहाँ पर ऑफ का यूज क्यों होगा। वो फ्रॉम का यूज बता रहे थे कि से के लिए फ्रॉम का यूज करेंगे, लेकिन से के लिए ऑफ का भी तो यूज होता है। तो आज मैं वही चीज आप लोगों को कवर करवाने के लिए आई हूँ कि किसका जगह पर कब क्या यूज किया जाता है और किस तरह यूज किया जाता है, ये आपको समझ में आ जाए। क्योंकि ये वैसे प्रेपोजिशन है जिनका यूज हम अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत ही बार करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होते कि कहां पर किसका यूज करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो हमारा प्रेपोजिशन है वो है विद। विद का हिंदी मीनिंग होता है से, लेकिन ये कब यूज होता है? जब कोई हथियार या औजार की बात करे, यानी कि अगर इंग्लिश में इसकी बात करें तो जब हम टूल्स की बात करते हैं, जैसे टूल्स में क्या हो गया, पेन भी एक तरह से हथियार औजार के कैटेगरीज में आ गया। ओके, चाकू हो गया या फिर कुल्हाड़ी हो गया, ये सब क्या है, हमारा हथियार है, औजार है, टूल्स है। तो इन जगह पे हम विद का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मैंने पेन से पत्र लिखा, तो यहाँ पे से आ रहा ना, आपके सेंटेंस में से आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप पेन से लिख रहे हैं, यानी कि किसी टूल्स की बात आप कर रहे हो। तो इस सेंटेंसेस में आपको विद का यूज करना है। तो इस सेंटेंसेस को आप बोलोगे आई रॉट अ लेटर with the pen। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या था, किसी टूल से लिखने की बात कर रहे थे। यहाँ जो पेन है ये एक तरह से टूल्स है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर विद का यूज किया। आई रॉट अ लेटर विद द पेन। देखिए, मैं यहाँ पर हमेशा जो भी मैं लेकर आती हूँ, जो भी वीडियो रहते हैं, उसमें मैं 2 सेंटेंसेस आपको देती हूँ। 2 सेंटेंसेस देने के पीछे एक रीजन होता है। पहला सेंटेंस तो मैं आपको ट्रांसलेट करके बता दूंगी कि उसका यूज कैसे करना है, और सेकेंड सेंटेंस आप लोगों के लिए रहता है कि आप उसकी प्रैक्टिस कर पाए, आप खुद से बनाकर प्रैक्टिस कर पाए। तो बताइए, तो इसकी क्या होगी, मैं सब्जी चाकू से काटता हूं, तो चाकू जो यहाँ पर सब्जी काट रही है ये लेडी, तो ये चाकू क्या है, ये हमारा टूल्स है ना, ये जो चाकू है ये भी हमारा टूल्स है। तो यहाँ पे हम विद का यूज करेंगे। तो बनाइए, तो इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, मैं सब्जी चाकू से काटती हूँ। इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, हर किसी को बनाने हैं ये, क्योंकि प्रीपोजिशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन के लिए। आप रिटन इंग्लिश की बात करो या स्पोकन इंग्लिश की बात करो, प्रीपोजिशन से आप पीछा छुड़वा ही नहीं सकते, और हर एक प्रीपोजिशन आपको बहुत ही हेल्प करेगा इंग्लिश बोलने में। तो विद का बताइए, इसका कैसे यूज करेंगे, तो हम बोलेंगे आई चॉप। अब यहाँ पर चॉप का यूज क्यों किए, हम तो काटने के लिए कट का यूज कर सकते हैं, काटने के लिए हम बाइट का भी यूज कर सकते हैं, और काटने के लिए हम चॉप का भी यूज करते हैं। लेकिन करेक्ट कौन सा होगा, तो देखिए, जब आप चाकू से, जब आप सब्जी काटने की बात करते हो, ठीक है, सब्जी में कुछ भी सब्जी हो गया, अब उसको काटने की बात करोगे तो वहां आप चॉप का ही यूज कीजिएगा। अगर आप किसी भारी औजार से काट रहे हो, जैसे कुल्हाड़ी से आपने पेड़ काटा, तो वो भारी औजार हो गया ना, तो वहां पे आप यूज कीजिएगा कट का। और दांतों से अगर कुछ काट रहे हैं तो वहां यूज कीजिएगा बाइट का। ठीक है, तो ये आपको याद रखने होंगे। तो हम बोलेंगे आई चॉप वेजिटेबल्स, सब्जी काट रहे हैं ना, यानी कि वेजिटेबल्स विद नाइफ। मैं सब्जी चाकू, सॉरी नाइफ मैंने यहाँ पर नो मैं लिख रही हूँ, नाइफ होगा। तो यह हमारा सेंटेंस हो गया, आई चॉप वेजिटेबल्स विद नाइफ, मैं सब्जी चाकू से काटती हूँ। तो ये आपको क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट यूजेस देखते हैं से के। तो अब यूज करेंगे बाय के सेंस में। हम से का यूज कब करेंगे, जब हम यात्रा की बात करेंगे, जब हम किसी व्हीकल की बात करेंगे, तो वहां पे हम यूज करेंगे बाय का। ओके, ये तो मैंने बहुत बार आपको क्लियर करवाया है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एग्जांपल है हमारा, मैं कोलकाता ट्रेन से गई। ट्रेन क्या है हमारा, एक यात्रा करने का साधन है, वाहन है, व्हीकल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाय का यूज करेंगे। हमारा सेंटेंस में से आ रहा ना, लेकिन ये हमारा यात्रा करने का, यानी कि ट्रैवल करने का साधन है ट्रेन, इसीलिए यहाँ पर बाय का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, आई वेंट टू कोलकाता, आई वेंट टू
कोलकाता बाय ट्रेन। मैं ट्रेन से कोलकाता गई, आई वेंट टू कोलकाता बाय ट्रेन। ओके, नेक्स्ट है मैं कार से ऑफिस जाता हूँ, तो यहाँ भी से आ रहा और कार आपका एक व्हीकल है, यात्रा करने का साधन है, तो बताइए तो क्या होगा। मैं कार से ऑफिस जाता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी बताइए तो इसके इंग्लिश फटाफट आपको बताने हैं, ठीक है। तो हम इसकी इंग्लिश बोलेंगे आई गो टू ऑफिस, आई गो टू ऑफिस बाय कार। देखिए यहाँ पर आपको मैं सेकंड सेंटेंस जो बोल रही हूँ ना, आपको ही बनाने हैं। देखिए अगर आप ये वीडियो को क्लिक किए हो देखने के लिए, कुछ सीखने के लिए, तो आपको बनाते हुए चलना है ताकि आप कुछ सीख सको। अब वीडियो को क्लिक किए हैं, सिर्फ देखे जा रहे हैं, इससे आप कुछ सीख तो नहीं पाओगे। तो सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, मेरे साथ बनाते हुए चलना होगा। देखिए 100% आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे ऑफ का, ओ डबल एफ। देखिए ऑफ भी दो तरह का होता है, एक ओ एफ होता है और एक ओ डबल एफ होता है। तो ओ एफ का यूज होता है जब का के की वाला सेंटेंस बोलते हैं ना, तो जैसे टाई का प्राइस, तो वहां पर हम का यूज करते हैं ना, तो उसके लिए हम ऑफ का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये ऑफ का यूज करेंगे से के सेंस में, गति के साथ अलग होना, यानी कि किसी चीज से अलग हो जाना, और मोशन के साथ, गति के साथ यानी कि मोशन के साथ कोई चीज अलग हो जाता है, तो वहां पे ऑफ का यूज करते हैं, ओ डबल एफ। एग्जाम्पल देखिए, पेड़ से आम गिरा। यहाँ पे आपको ये पेड़ दिख रहा है, देखिए यहाँ जो मैं बड़ा करके आपको दिखाती हूँ, यहाँ जो आपको ये पेड़ दिख रहा ना, ये पेड़ अलग से है। मैंने जो यहाँ पर मैंगो लगाया है, ये सारा मैंने अलग अलग करके लगाया, सारे अलग अलग मैंगो है, पहले से ये पेड़ में नहीं लगे हुए थे, मैंने अलग अलग इसे लगाया। यहाँ भी मैंगो है, यहाँ है, यहाँ है, ये सब मैंने अलग अलग आप लोगों को समझाने के लिए लगाया है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये पेड़ से जो आम है ना, ये गिर रहा है नीचे। तो ये मैंने इतनी मेहनत जो की है, ये मैंने आप लोगों के लिए की है कि आप लोगों को ये ड्राइंग के थ्रू ये समझ में आ जाए कि ये वाला कैसे इसको समझना है। देखिए एग्जाम्पल, पेड़ से आम गिरा, तो यहाँ जो आपको आम दिख रहा ना, ये पेड़ पे पहले यहाँ पर रखा, यहाँ पर टंगा हुआ होगा, फिर यहाँ से धीरे धीरे अलग हुआ, तो ये टूट के अलग हो रहा, तो मोशन के साथ अलग हो रहा ना, अलग तो हो रहा, पेड़ से ये आम अलग हो रहा, लेकिन मोशन हो रहा, गति हो रहा इसमें, इसीलिए यहाँ पर ओ डबल एफ का यूज करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गए। तो यहाँ पर मोशन हो रहा है, इसीलिए ऑफ का यूज करेंगे। पेड़ से आम गिरा, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे द मैंगो, बोलेंगे द मैंगो फेल ऑफ, फेल ऑफ, ठीक है। गिरना यानी कि फॉल, फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल होता है, ओके। ऑफ द ट्री, तो इस तरह से इसके सेंटेंसेस को बनाया जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा ओ डबल एफ का यूज कब किया जाता है, जब कोई चीज मोशन के साथ अलग हो जाती है। नेक्स्ट है वो स्कूल से गया, तो देखिए पहले वो स्कूल के अंदर था, अब स्कूल को छोड़ रहा है और मोशन के साथ चल के स्कूल को छोड़ रहा ना, तो मोशन हो रहा। पहले ये स्कूल का अंदर था, अब यहाँ से चलते चलते आया, अब स्कूल से ये अलग हो रहा, लेकिन मोशन हो रहा है। तो बताइए तो इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। वह स्कूल से गया, इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, बहुत ही इजी है, हर स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा अगर मेरी बातों को आप ध्यान से सुनते हो। और वीडियो को अगर समझ में आ गया ना, आपको ये सारे प्रपोजिशन समझ में आ गया, तो वीडियो के एंड में आप कमेंट करके जरूर जाना कि मैम आपकी पढ़ाया हुआ तरीका हमें समझ आ गया, बिल्कुल कमेंट करके जाइएगा। तो देखिए इस सेंटेंसेस को बोलेंगे ही वेंट ऑफ द स्कूल, ही वेंट ऑफ द स्कूल। तो ये आपको समझ में आ गया ना, कोई चीज मोशन के साथ अलग हो जाती है तो वहां पर ऑफ का यूज करेंगे, ही वेंट ऑफ द स्कूल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट है सिंस। सिंस का यूज करते हैं से जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, और इसका यूज हम कब करते हैं, जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं, राइट। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो इसका यूज बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता ही है, ठीक है। जब पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि फिक्स टाइम, मैंने बोला कि मैं आपको सुबह मिलूंगी, तो सुबह मैंने बता दिया ना कि मैं फिक्स टाइम पे सुबह ही मिलूंगी। मैंने बोल दिया कि मैं आपसे 2 बजे मिलूंगी, तो 2 बजे ही मिलूंगी। मैंने आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक फिक्स्ड टाइम मैंने बता दिया, तो वहां पर सिंस का यूज करेंगे। जैसे मैं सुबह से खेल रहा हूं, अब इससे मैंने पूछा कि तुम क्या कर रहे थे, तो ये बोला मैं सुबह से खेल रहा हूं, तो उसने मुझे बता दिया कब से खेल रहा है, सुबह से खेल रहा है, एक पॉइंट बता दिया, एक एग्जैक्ट टाइम बता दिया, ठीक है।
तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई हैव बीन, एकदम हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को फॉलो करेंगे। आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। आई हैव प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ओके, तो इस तरह से इसके सेंटेंसेस को बनाएंगे। या फिर मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ओके, क्रिकेट की बात करोगे तो आपको यहाँ पे क्रिकेट का यूज करना होगा वर्ब के फोर्थ फॉर्म के बाद। ओके, वे लोग बचपन से अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो बताइए तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? वे लोग बचपन से अंग्रेजी बोल रहे हैं, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? जल्दी आपको बनाने हैं, सभी को बनाने हैं, तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे दे हैव बीन स्पीकिंग। स्पीक बोला यानी कि स्पीक होता है, स्पीक का फोर्थ फॉर्म स्पीकिंग होता है। स्पीकिंग इंग्लिश कब से? बचपन से, यानी कि सिंस चाइल्डहुड। बचपन को हम चाइल्डहुड बोलते हैं। ओके, तो हमारा सेंटेंस हो गया दे हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। आप अपने आंसर मैच कर लीजिए, क्या आपका सही है? सही है तो यस लिखिए, क्या आपका सेंटेंस सही है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा फ्रॉम। अब हम फ्रॉम का यूज करेंगे से के सेंस में। ये तो हम बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं ना, और ये दो कंडीशन में यूज होता है। ठीक है, जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है या फिर हम डिजीज की बात करेंगे, यानी कि कोई बीमारी की बात करेंगे, तो फ्रॉम का यूज करेंगे। अब अलग होती है, मैम आपने ऑफ में बताया तो कि अलग होती है, बिल्कुल ऑफ या फ्रॉम किसी का भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। किसी चीज से अलग होना में उसमें दो प्रेपोजिशन का यूज होता है, ओ डबल एफ या फिर फ्रॉम। तो वहां पे मैंने जो प्रैक्टिस क्लास करवाया था, उसमें मैंने ओ डबल एफ का यूज किया था, तो आप लोग कंफ्यूज हो गए थे ना। अब आपको याद आया कि मैंने क्यों करवाया था? क्योंकि गति के साथ अगर कोई चीज अलग होती है तो फ्रॉम के साथ साथ ऑफ का भी यूज हम कर सकते हैं। ओके, तो फ्रॉम का यूज होता ही है, ऑफ का भी यूज होता ही है। ओके, तो अब जब भी आप न्यूज़पेपर या कोई बुक रीडिंग करते हो तो कंफ्यूज मत होइएगा। या फिर फ्रॉम का यूज करेंगे डिजीज के साथ, बीमारी के साथ। वह कैंसर से पीड़ित है, तो उसे कैंसर बीमारी है, डिजीज है, तो क्या यूज करेंगे? हम बोलेंगे ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। वह कैंसर से पीड़ित है। ठीक है, मतलब सफर कर रहा है कैंसर से। नेक्स्ट है वह दिल्ली से आ रहा है, इसकी इंग्लिश बनाइए तो। ज्यादातर हम कोई देश से अलग होता है ना, कोई सिटी से, दिल्ली से आ रहा है, मुंबई से आ रहा है, कोलकाता से आ रहा है, आसाम से आ रहा है, मतलब कोई कहीं से आने की बात करते हैं ना, तो वहां पे हम ज्यादातर फ्रॉम का यूज करते हैं, वही बेस्ट होता है हमारा। लेकिन अगर कोई पेड़ से कोई चीज पत्ता अलग हो रहा है, आम अलग हो रहा है, कोई भी फल अलग हो रहा है, तो वहां पे आप, या फिर कोई बच्चा छत से कूद गया, तो छत की सतह को छोड़कर कूद गया ना, अलग हो रहा, तो वहां पे ज्यादा बेस्ट आपका ऑफ रहेगा। ओके, जो बताइए दिल्ली से आ रहा है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? हम बोलेंगे ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आ रहा है, इस तरह से बनाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा फोर यानी कि से। फोर का यूज भी करते हैं से के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और ये भी यूज होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तीनों जो हमारे होता है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमारा फोर का यूज किया जाता है, याद रहेगा। ठीक है, जैसे ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब मैंने आपसे पूछा कि आप कब से खेल रहे हो, तो आप बोलोगे मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। तो 2 घंटे पहले कितने बज रहे थे? मेरे पास घड़ी नहीं है, मैं घड़ी नहीं देख सकती कि कहाँ पे घड़ी है, कितना बज रहा है, तो मुझे अभी टाइम नहीं पता है। और आप अब मुझे बोल दोगे कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, तो क्या मैं पता कर पाऊंगी 2 घंटे पहले कितने बज रहे थे? मैं नहीं पता कर पाऊंगी, मैं कैलकुलेट ही नहीं कर पाऊंगी, तो वहां पर मैं यूज कर दूंगी 4 का। ओके, जब मैं कुछ कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगी कि कितने बजे से मैं खेल रही हूँ या कितना नहीं, तो वहां पे हम डायरेक्टली 4 का यूज कर देंगे, जब हमें कैलकुलेशन नहीं पता होगी। ओके, इस तरह से आप समझ सकते हो। हम लोग 5 सालों से ये किताब लिख रहे हैं, तो 5 साल पहले कौन सा ईयर चल रहा था ये हमें नहीं पता है। अचानक किसी ने पूछ दिया, हड़बड़ी में मुझे याद ही नहीं आ रहा कि कौन सा ईयर से मैं लिख रही हूँ किताब, इसलिए मैंने हड़बड़ी में 4 लगा दिया, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे वी हैव बीन
writing. We have been writing this book. We have been writing this book for 5 years. 4 लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे ना कि 5 साल पहले कौन सा ईयर चल रहा था. ओके, नेक्स्ट है वह 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहा है. इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? फटाफट आपको बनाने हैं. वह 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहा है. इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? जल्दी से बताइए. वो 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहा है. इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? आपको बनाते हुए चलना है. हम बोलेंगे, ये भी हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. हम बोलेंगे he has been waiting. He has been waiting for me. He has been waiting for me. वो मेरा इंतजार कर रहा है. कब से? 2 घंटे से. तो 2 घंटे पहले कितने बज रहे थे मुझे पता नहीं है, इसलिए मैंने वहां क्या लगा दिया? 2 hours. For 2 hours. 2 घंटा, यानी कि लगभग 2 घंटा से. ओके, चलिए आगे चल देखते हैं. और से का लास्ट हमारा यूज है थ्रू. थ्रू यानी कि कोई एक जगह से दूसरी जगह जाना. यहाँ पे हम यूज करते हैं थ्रू का. ओके, जैसे कि मान लीजिए ये एक पाइप है. ओके, अब यहाँ पर एक बेबी है, वो यहाँ से अंदर से जा रहा इधर आ रहा, मतलब इधर से इधर गया. उस सेंस में हम यूज करेंगे थ्रू का. वही सेंस में थ्रू का यूज किया जाता है. अब देखिए, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वहां पे हम थ्रू का यूज करते हैं. एग्जाम्पल देखिए, एक कार टनल से गया, तो यहाँ भी से आया ना. लेकिन टनल कैसा होता है? एक ऐसा सा बंद गुफा जैसा एक टनल होता है ना. एक टनल ऐसे होता है ना. मान लीजिए, रुकिए मैं अच्छे से बता देती हूँ. मान लीजिए ये गलत है. ठीक है, मान लीजिए टनल एक ऐसा टनल है. ओके, टनल यानी कि जैसे गुफा जैसा होता है ना, वहां से अंदर ट्रेन अंदर से जाती है या फिर कार अंदर जाता है. और यहाँ पे एक कार है. अब कार क्या करेगी? टनल से इस पार से उस पार जाएगी. तो यही हम कहना चाहते हैं कि एक कार टनल से गया, तो यहाँ यूज करेंगे हम अ कार वेंट. अ कार वेंट थ्रू द टनल. और यहाँ पर और एक चीज जो हमारा दिमाग खराब कर देता है, वो है अक्रॉस और थ्रू. ये हमारे बहुत ही ज़्यादा दिमाग खराब कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने के सेंस में भी हम अक्रॉस का यूज़ करते हैं और ये भी से का सेंस ही देता है. ठीक है, दोनों का यूज़ यहाँ से वहाँ जाने के लिए करते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? तो देखिए, जब एक मान लीजिए ये आपका एक पूल है. ठीक है, ये पूल है. अब बाहर नदी के ऊपर पूल है, तो क्या आसपास से वो पूल घिरा हुआ है? नहीं, ये पूरा खुला एरिया है. ये पूरा खुला एरिया है. ठीक है, और खुले एरिया में आप इस पार से उस पार अगर जाओगे तो वहाँ क्रॉस का यूज करोगे. लेकिन ये जो टनल है ये इनक्लोज्ड एरिया है, और इनक्लोज्ड एरिया से इधर से उधर जाओगे तो वहाँ पर थ्रू का यूज करेंगे. याद रहना चाहिए, मेरी बातों के एकदम ध्यान दीजिए. ठीक है, कि जब आप खुले एरिया में इससे इस पार से उस पार जाते हो, खुला एरिया, पूरा खुला एरिया है, इस पार से उस पार गए तो क्रॉस का यूज करेंगे, और बंद एरिया में इस पार से उस पार गए तो वहां पर थ्रू का यूज करेंगे. आई होप समझ में आ गया. बताइए तो, समझ में आ गया ना? यस लिखिए. समझ में आ गया तो यस लिखिए, ताकि मुझे पता चल पाए कि आपको समझ में आ गया. चलिए नेक्स्ट है, गेंद खिड़की के पार चली गई. गेंद खिड़की से पार चली गई, या फिर खिड़की के या खिड़की से, बात एक ही है ना, से भी आ सकता है. गेंद खिड़की से पार चली गई. यहाँ पे आपको बॉल दिख रहा है. यहाँ भी जानते हो मैंने एक विंडो लिया है, अलग से मैंने विंडो लिया है, अलग से मैंने बॉल लिया है, और यहाँ पर एरो करके मैंने दिखाया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये बॉल जो है ना खिड़की के इस पार से उस पार जाएगी. इतनी मेहनत मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए किया है. तो ये बॉल जो है, मैं यहाँ से मारूंगी तो बॉल इस तरफ से उस तरफ जाएगा. तो ये जो विंडो है एक इनक्लोज्ड एरिया है, और इनक्लोज्ड एरिया से इस पार से उस पार अगर कोई चीज जाती है तो वहां पे यूज करेंगे थ्रू का. यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी. तो बनाइए तो, कैसे बनाएंगे? हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे द बॉल वेंट. द बॉल वेंट थ्रू. The ball went through the window. The window, गेंद खिड़की से पार चली गई. The ball went through the window. ओके, मतलब कोई इनक्लोज्ड एरिया से. ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इनक्लोज्ड एरिया की बात करें, इनक्लोज्ड एरिया से उस पार से इस पार जाती है तो वहां पे आप यूज कीजिएगा
थ्रू का। तो आज मैं कुछ ज़्यादा आप लोगों के लिए प्रीपोजिशन लेकर आई हूँ और बिलीव में आपको सारे प्रीपोजिशन अभी के अभी समझ में आ जाएंगे और मैं उसकी प्रैक्टिस भी अभी के अभी आपको करवा दूंगी ताकि बाद में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ऊपर, ऊपर से रिलेटेड हमारे पास 4 प्रीपोजिशन है। क्या क्या है? ऑन, अवर्ब, ओवर, अप। ये 4 प्रीपोजिशन का हिंदी मीनिंग होता है ऊपर। लेकिन कब कब यूज़ किया जाता है? चारों का सेंस अगर मैं बोल दूँ आपको कि किताब टेबल के ऊपर है, तो ये तो आप सभी को पता है कि इसमें ऑन का यूज़ किया जाता है। लेकिन ऊपर के सेंस में तो अवर्ब का, ओवर का और अप का भी तो यूज़ किया जाता है। तो जब किताब टेबल के ऊपर है उसके लिए ऑन का यूज़ किया जाता है, तो इन सब का यूज़ कहाँ किया जाता है ये भी तो समझना पड़ेगा ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रीपोजिशन है ऑन। ऑन का मतलब होता है ऊपर और पर। जैसे कि टेबल के ऊपर किताब है या फिर टेबल पर किताब है, तो ऊपर बोलो या पर बोलो, दोनों के लिए आपको ऑन का यूज़ करना। काफ़ी यूज़फुल है, हर टाइम इसका यूज़ किया जाता है। बिलीव में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इसे समझना भी काफ़ी ईजी है। देखिए कैसे है, किताब टेबल पर है, तो यहाँ पर तो मैंने पर लिख दिया, लेकिन ये सेंटेंस ऐसे भी तो हो सकता है, किताब टेबल के ऊपर है ना। इस तरह से भी तो सेंटेंस हो सकता है कि किताब टेबल के ऊपर है। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं रहेगा कि ऑन का यूज़ कहाँ करना है, तो आप तो यहाँ पर अवर्ब का भी यूज़ कर सकते हैं, ओवर का भी यूज़ कर सकते हैं या अप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ऑन का यूज़ हम वहाँ करेंगे जहाँ पर ऊपर का सेंस तो आएगा लेकिन टच करेगा। जो 2 थिंग्स आपके रहेंगे, चाहे वो टेबल और बुक हो, चाहे वो बेड और फ़ोन हो, सभी एक दूसरे को टच करेंगे। ऊपर तो रहेंगे लेकिन एक दूसरे से टच करेंगे, तो वहां पर यूज करेंगे हम ऑन। ठीक है, सरफेस को टच होना चाहिए। जैसे कि किताब टेबल के ऊपर है, तो यहाँ पर आपको टेबल दिख रहा है और उसके ऊपर किताब रखी हुई है, तो सब देखिए सतह को टच कर रही है ना, सरफेस को टच कर रही है, यानी कि इसमें ऑन का यूज करेंगे और ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा द बुक इज ऑन द टेबल। देखिए अभी आपको लग रहा है कि ये सब तो इजी है, लेकिन काफ़ी सारे मैं ऐसे प्रेपोजिशन बताऊंगी जिसमें काफ़ी कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो ये हो गया द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल के ऊपर है। नेक्स्ट सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मेरे साथ आप लोग बनाते हुए प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपकी क्लियर हो जाएगी। फ़ोन बिस्तर पर रखा हुआ है या फिर फ़ोन बिस्तर के ऊपर रखा हुआ है, तो ये फ़ोन बिस्तर को टच कर रहा है ना, टच कर रहा, सरफेस को टच कर रहा, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? ऑन का यूज़ करेंगे। बनाइए, कैसे बनाएंगे? आपको मेरे साथ बनाते हुए चलना है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और बिलीव में आपको फिर दोबारा से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी के अभी सारे कन्फ्यूज़न मैं क्लियर कर दूंगी। तो फ़ोन बिस्तर पर रखा हुआ है, इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे द फोन हैज़ केप्ट, रखा है यानी कि रखने का काम कंप्लीट हो गया है, राइट। और कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यानी कि हैज़ हैव और केप्ट जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ऑन द बेड, किस पे रखी हुई है? बेड पे रखी हुई ना, इसलिए ऑन द बेड। तो द फोन हैज़ केप्ट ऑन द बेड। यहाँ पे अगर यहाँ पर बुक भी रखी होती तो हम बोलते द बुक हैज़ केप्ट ऑन द बेड। तो इस तरह से जो भी चीज़ एक सतह को टच करती हो तो वहाँ पे आप यूज़ कर दीजिएगा ऑन का। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट थी ऑन की। आई होप आपको ऑन समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं गाइस। अगर आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाता है ना, तो लास्ट में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और मैंने आपको कैसा समझाया, ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे अवर्ब। अवर्ब का मतलब भी होता है ऊपर, लेकिन कब यूज़ होता है? टेबल के ऊपर दीवार पर एक घड़ी है, ये आपको ये पूरा वॉल है यानी कि दीवार है और यहाँ पर टेबल रखी हुई है, यहाँ क्लॉक है। ठीक है, अब मैंने बोला टेबल के ऊपर दीवार पर, टेबल के ऊपर है ना, ये टेबल के ऊपर है, टेबल नीचे है और टेबल के ऊपर ये क्लॉक है और दीवार पे क्लॉक टंगी हुई है, तो दीवार को टच करिए, राइट। ये जो क्लॉक है दीवार को टच करे, यानी कि टच करिए तो ऑन का यूज़ करेंगे। लेकिन ये ऊपर है, टेबल के ऊपर है, क्या ठीक ऊपर है?
नहीं, मैंने सिर्फ इतना बोला कि ये जो घड़ी है टेबल से ऊपर है, लेकिन टेबल के ठीक ऊपर नहीं है। देखिए साइड में है ना, तो जहाँ पे आप ऊपर की तो बात करते हो लेकिन ठीक ऊपर नहीं होती है, तो वहाँ अबव का यूज़ करेंगे। इसके बाद जब मैं ओवर बता दूंगी ना, तब आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस सेंटेंसेस को बनाते हैं। टेबल के ऊपर दीवार पर एक घड़ी है, तो हम बोलेंगे देयर इज अ क्लॉक। देयर इज अ क्लॉक ऑन द वॉल। ऑन द वॉल का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि वॉल पे जो क्लॉक है वो टच कर रही है। ठीक है, above द टेबल, above द टेबल। तो ये चीज़ तो सेम, ये चीज़ तो बस ये समझना है कि ये जो टेबल है ना, ये जो घड़ी है टेबल से ठीक ऊपर नहीं है, ऊपर है लेकिन पूरे ठीक ऊपर नहीं है। ठीक है, साइड में है, इसीलिए यहाँ पर above का यूज़ किए। ठीक है, पेड़ के ऊपर एक हेलीकॉप्टर है। यहाँ पर आपको पेड़ दिख रहा है, पेड़ के क्या ठीक ऊपर है? नहीं, ये तो साइड में है। अगर यहाँ से भी देखने जाए तो ये साइड में है ना, हेलीकॉप्टर साइड में है, पेड़ के ठीक ऊपर नहीं है। तो जब कोई चीज़ ठीक ऊपर नहीं रहती है तो वहाँ अबव का यूज़ करते हैं। ऊपर है लेकिन ठीक ऊपर नहीं है। ओके, तो चलिए सेंटेंसेस को बनाइए। जब मैं ओवर क्लियर कर दूंगी तो ये 100% क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए पहले इसको बना लीजिए आप। क्या बोलेंगे हम इसको? पेड़ के ऊपर एक हेलीकॉप्टर है, हम बोलेंगे देयर इज अ हेलीकॉप्टर। देयर इज अ हेलीकॉप्टर above the tree, above the tree। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, देयर इज अ हेलीकॉप्टर above the tree। पेड़ के ऊपर एक हेलीकॉप्टर है, ऊपर तो है लेकिन ठीक ऊपर नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ी कंफ्यूजन है ना। चलिए ओवर क्लियर करती हूँ, ये भी क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, कुछ प्रेपोजिशन डिफरेंस के साथ समझ में आता है, ऐसे नहीं समझ में आते हैं, लेकिन जब उसके डिफरेंस को समझ लेते हैं तो वो भी समझ में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे ओवर। ओवर का मतलब होता है ऊपर। ओवर का मतलब क्या होता है? ऊपर, मतलब कोई चीज़ ऊपर है। टेबल के ऊपर दीवार पर एक घड़ी है, फिर से वही सेंटेंस, लेकिन देखिए पिक्चर अलग है ना। यहाँ पे देखिए एवर्ब में देखिए आपका क्लॉक यहाँ पे था, लेकिन ओवर में देखिए, ओवर में आपका क्लॉक टेबल के ठीक ऊपर है। तो जब ऊपर कोई चीज़ रहेगी लेकिन ठीक ऊपर नहीं रहेगी, मतलब यहाँ पहले जो हम अबव में देख रहे थे यहाँ पर क्लॉक था ना, तो क्या घड़ी टेबल के ठीक ऊपर था? नहीं, लेकिन अभी जब हम ओवर में देख रहे हैं ये टेबल के ठीक ऊपर है। तो कोई चीज़ ठीक ऊपर रहती है तो वहाँ आप यूज़ कीजिएगा ओवर का, लेकिन कोई चीज़ ऊपर तो है लेकिन ठीक ऊपर नहीं है तो वहाँ पर यूज़ करेंगे अबव का। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस बनाइए, इसमें दोनों सेंटेंस सेम बनेगा। जहाँ अबव का यूज़ किए वहाँ ओवर का यूज़ करेंगे, क्योंकि ठीक ऊपर रहने की बात किए थे। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? बनाइए आप भी, आपको समझ तो आ गया। चलिए बनाइए आप भी। हम बोलेंगे देयर इज़ अ क्लॉक, और ये भी दीवार से चिपकी हुई है, यानी कि ऑन का यूज़ करेंगे। ऑन द वॉल, ऑन द वॉल, ओवर द टेबल, ओवर द टेबल। तो यही आपको समझ में आ गया। There is a clock on the wall over the table। नेक्स्ट है पेड़ के ऊपर एक हेलीकॉप्टर है। यहाँ जो पेड़ है देखिए ठीक ऊपर हेलीकॉप्टर है ना, ठीक ऊपर है। पहले जो पिक्चर देखे थे हम लोग, देखिए ठीक ऊपर नहीं थी, साइड में थी, लेकिन अब जो हम पिक्चर देख रहे हैं वो पेड़ के ठीक ऊपर है, यानी कि ओवर का यूज़ करेंगे। तो बताइए सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे हम इस सेंटेंसेस को बनाएंगे। आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए। हम इस सेंटेंस को बोलेंगे देयर इज अ हेलीकॉप्टर, देयर इज अ हेलीकॉप्टर ओवर द ट्री, ओवर द ट्री। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, देयर इज अ हेलीकॉप्टर ओवर द ट्री। पेड़ के ऊपर एक हेलीकॉप्टर है। ठीक है, तो जब अब अबव और ओवर आई थिंक आपको क्लियर हो गया। यस बोल दीजिए, ताकि मैं कमेंट रीड करूंगी तो मुझे पता चल पाएगा कि आपको ओवर और अबव समझ में आ गए हैं। तो अगर आपको समझ में आ गए तो यस आप लिख दीजिए, मैं देख लूँगी कमेंट। ओवर और अबव आपको समझ में आ गया। चलिए अब ऊपर के सेंस में और एक वर्ड था हमारा अप। अप का यूज़ कहाँ करते वो भी देख लेते हैं। तो देखिए अप का यूज़ करने कहाँ पर किया जाता है।
अप का यूज तो हम ऊपर के सेंस में करते हैं, लेकिन जब हम कोई प्राइस के ऊपर की बात करते हैं या फिर मतलब कोई चीज़ ऊपर जा रहा, मतलब कोई लेवल में ऊपर जा रहा है या फिर प्राइस में कोई चीज़ ऊपर जा रहा है, तो उसके लिए हम सिंपल अप का यूज़ कर देंगे, ठीक है। मतलब कोई चीज़ ऊपर, गुब्बारा ऊपर जा रहा है ना, तो वहाँ पे अप का यूज़ कर दीजिए। आप सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पे अप का यूज़ कर दीजिए। प्राइस ऊपर जा रहा तो वहाँ पे अप का यूज़ कर दीजिए, ठीक है। तो ये बस सिंपल सा है। तो पैरासूट ऊपर जा रहा है, यहाँ पर पैरासूट आपको दिख रहा है, ये क्या हो रहा, ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जा रहा है, सिंपली ऊपर जा रहा है, ना किसी से टच हो रहा है, ना किसी के ठीक ऊपर है, ना किसी के साइड ऊपर है, बस ऊपर है। तो यहाँ पे अप का यूज़ कर देंगे। हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे द पैरासूट, द पैरासूट इज गोइंग अप, गोइंग अप। तो हमारा सेंटेंस हो गया द पैरासूट इज गोइंग अप, पैरासूट ऊपर जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कीमत ऊपर जा रही है। बताइए इसकी सेंटेंस क्या बनेगी। मतलब ये जो कपड़े वो खरीदने आई है ना, ये तो कपड़े का प्राइस ज़्यादा था, तो ये बोल रही है कि जो प्राइस है ना, कीमत है ना, ऊपर जा रही है। तो बताइए क्या होगा ऊपर जाने के लिए। प्राइस है, प्राइस सब्जी का दाम हो गया या फिर किसी चीज़ का भी कीमत हो गया, ऊपर जा रही है। तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे, हम बोलेंगे द प्राइसेस आर गोइंग अप, द प्राइसेस आर गोइंग अप। प्राइसेस यानी कि कीमत ऊपर जा रही है, द प्राइसेस आर गोइंग अप। तो ये हमारे थे अप यानी कि ऊपर। अब हम लोगों ने 4 प्रेपोजिशन कर लिए ऊपर के सेंस में, ऑन, एडवर्ब, ओवर और अप। चलिए इसकी पहले प्रैक्टिस कर लेते, साथ में सेंटेंसेस ले लेते, इसकी प्रैक्टिस कर लेते ताकि ये 100% क्लियर हो पाए। चलिए अब बारी हमारी प्रैक्टिस की। पहला सेंटेंस है नदी के ऊपर ब्रिज है। पहले आप इस सेंटेंस को बनाओ। आपको इस सेंटेंसेस में क्या लग रहा है, कौन सा प्रेपोजिशन यहाँ पर यूज होना चाहिए। 4 प्रेपोजिशन है ऊपर के लिए, लेकिन कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा। नदी के ऊपर ब्रिज है, यानी कि नीचे नदी है, उसके ऊपर ब्रिज है। बताइए क्या यूज होगा। बहुत ही आसान है, अगर आप ध्यान दें तो बहुत ही आसान है। तो इस सेंटेंसेस में देखिए ऊपर, तो नदी के ठीक ऊपर ब्रिज होगी ना, साइड में तो नहीं होगा नदी का, साइड में तो ब्रिज नहीं होगा, नदी का ठीक ऊपर में ब्रिज होगा। जैसे कि यहाँ पे आपकी नदी बह रही है, यहाँ पे आपकी नदी बह रही है, तो इसके ठीक ऊपर में ब्रिज होगा ना, इसे साइड में तो होकर ब्रिज नहीं रहेगा, तो ठीक ऊपर है, यानी कि ओवर का यूज करेंगे। हमारा इस सेंटेंस बन जाएगा देयर इज अ ब्रिज। अब ब्रिज और नदी एक दूसरे को टच भी कर रही है क्या, नहीं कर रही है, तो ऑन का भी यूज नहीं होगा और साइड में नहीं रहेगा। ये जो नदी है, नदी से साइड में तो ब्रिज नहीं रहेगा, तो एबव का भी यूज नहीं होगा। ये कोई कीमत वगैरह तो है नहीं जो ऊपर जा रहा है, उसमें भी अप का यूज नहीं होगा, तो बचा ओवर। ओवर का यूज किया जाता है ऊपर के सेंस में, वो भी ठीक ऊपर के सेंस में, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है रोहन टेबल के ऊपर बैठा हुआ है। बताइए टेबल यानी कि नॉर्मल जो हमारा टेबल होता है ना, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से जो टेबल होता है उस पे, उसके ऊपर बैठा हुआ है। बताइए क्या बनाएंगे। रोहन टेबल के ऊपर बैठा हुआ है, तो हम इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। हम इस सेंटेंसेस में लगाएंगे ऑन। ऑन क्यों लगाएंगे हम इस सेंटेंसेस में, क्योंकि टेबल के ऊपर जब रोहन बैठेगा तो वो सतह को टच करेगा, ठीक है। आप टेबल पे बैठोगे तो आप सतह को टच करोगे ना, टेबल को टच करोगे, तो जब कोई चीज़ सरफेस को टच करती है तो वहाँ पर यूज होता है ऑन का। ओके। दाम बढ़ रहे हैं, यानी कि प्राइस बढ़ रहे हैं, क्या हम बताएंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा ना, कोई चीज़ प्राइस ऊपर जाती है या बढ़ती है, ठीक है। बढ़ रहे हैं या फिर ऊपर जा रहे हैं, बात तो एक ही है। बढ़ रहा मतलब ऊपर ही जा रहा ना, तो वहाँ पे अप का यूज करेंगे, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा द प्राइसेस आर गोइंग अप, द प्राइसेस आर गोइंग अप। प्राइस मतलब दाम बढ़ रहे हैं, द प्राइसेस आर गोइंग अप। तो ये हमारे थे 4 प्रेपोजिशन, और हम लोगों ने 4 प्रेपोजिशन का यूज करना सीख लिया। क्लियर हो गया। एक बार यस बोल दीजिए कि ऊपर के सेंस में जो हम लोगों ने 4 प्रेपोजिशन सीखा वो आपको क्लियर हो गए। तब हम आगे बढ़ेंगे, आगे और क्या कंफ्यूजन प्रेपोजिशन है वो देखेंगे, ठीक है। एक बार यस लिख दीजिएगा आप लोग अगर समझ में आ गया ऊपर वाला तो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा
नेक्स्ट ऊपर हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग नीचे, नीचे में भी वही दिक्कत आती है। ऊपर में तो सीख लिया हम, अब नीचे को छोड़ देंगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो नीचे के लिए यूज होता है अंडर, बिलो, बीनीथ, डाउन। ठीक है, अब ये 4 प्रेपोजिशन सीखेंगे। ओके, चलिए आगे नीचे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अंडर का। अंडर का मतलब होता है नीचे। कोई चीज नीचे तो है लेकिन कवर्ड नहीं है, पूरी तरह से कवर्ड नहीं है। ठीक है, मतलब कोई चीज नीचे है। अब यहाँ पर आप बास्केट देख रहे हैं, यानी कि टोकरी देख रहे हैं। टोकरी के नीचे यहाँ बिल्ली का पैर दिख रहा ना, तो ये तो टोकरी के नीचे है लेकिन दिख रही है ना, पूरी तरह से कवर नहीं है टोकरी में, तो दिख रही है। तो टोकरी के नीचे बिल्ली है। तो जब कोई चीज नीचे रहेगी, मान लीजिए यहाँ पर एक टेबल है। ठीक है, यहाँ पर टेबल है और यहाँ पर एक बिल्ली छुपी बैठी हुई है टेबल के नीचे। अब आप बिल्ली को इधर से भी देख सकते हो, पीछे से भी देख सकते हो, साइड से भी देख सकते हो, किधर से भी देख सकते हो ना। टेबल के नीचे है, आप किधर से भी देख सकते हो। तो जब कोई चीज नीचे रहती है, केवल नीचे रहेगी और आप सब तरफ से देख पाओगे उसको। ठीक है, सब तरफ से देख पाओगे, तो वहां पे हम यूज करेंगे अंडर का। देखिए कैसे सेंटेंस बनाएंगे। टोकरी के नीचे बिल्ली है, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे There is a cat. There is a cat under the basket. Under the basket. There is a cat under the basket. मतलब टोकरी के नीचे बिल्ली है। ठीक है, नेक्स्ट है वह मेरे नीचे काम करता है। तो ये जो लड़का है ना, मेरे नीचे काम करता है, यानी कि मान लो मैं बॉस हो गई और ये मेरा एम्प्लॉय हो गया, तो ये तो मेरे अंडर में काम करेगा ना, नीचे में काम करेगा। तो यहाँ भी आप नीचे के सेंस में कर रहे हैं, लेकिन क्या कवर होके काम कर रहा? कवर नहीं है, हम देख पा रहे हैं, लेकिन वो मुझसे औहदा में नीचे में काम कर रहा है, तो वहाँ पे हम अंडर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बन जाएगा, हम बोलेंगे ही। आप बनाइए मेरे साथ, आप बनाते हुए चलिए, बनाइए। क्या हम बनाएंगे सेंटेंसेस को? हम बोलेंगे ही वर्क्स। ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। ही वर्क्स अंडर मी। अंडर मी मतलब वो मेरे नीचे काम करता है, यानी कि वो मेरा जो पोजीशन है उससे ऊपर में है, वो मुझसे नीचे काम करता है। ओके, तो कोई चीज़ नीचे की बात करते हो लेकिन वो फुल्ली कवर्ड नहीं होता है, तो वहाँ पे हम अंडर का यूज़ करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे प्रीपोजिशन क्या है हमारे। सो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा बिलो। बिलो का यूज करते हैं नीचे के सेंस में। देखिए बिलो का यूज नीचे के सेंस में होता है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा कब कब होता है। ठीक है, देखिए पहला तो घड़ी के नीचे टेबल है। घड़ी के नीचे टेबल है, यहाँ पे घड़ी है, घड़ी के नीचे टेबल है। देखिए ये वाला बिलो और अंडर में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो पहले देखिए ये घड़ी है ऊपर में, नीचे में टेबल है, तो घड़ी के नीचे टेबल है तो क्या ठीक नीचे है? जैसा आपने ओवर और एवर्ब में देखा था ना, एवर्ब का ऑपोजिट बिलो होता है। ठीक है, एवर्ब का ऑपोजिट बिलो होता है, तो एवर्ब में क्या था? ठीक ऊपर नहीं था। उसी तरह से बिलो में भी ठीक नीचे नहीं है ये टेबल। नीचे तो है, नीचे तो है, घड़ी से नीचे है टेबल, लेकिन ठीक नीचे नहीं है, तो यहाँ पे यूज करेंगे बिलो का। लेकिन जो अंडर है ना, इसमें देखिए अलग चीज है। मान लीजिए यहाँ पे आपका टेबल है, ठीक है, और ये जो क्लॉक रहेगा ना, घड़ी रहेगा ना, ये ठीक ऊपर रहेगा। जब कोई चीज ठीक नीचे रहती है, ठीक है, घड़ी के नीचे ठीक नीचे ये जो है ना, घड़ी के ठीक नीचे टेबल है, तो यहाँ पे अंडर का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्लॉक के ठीक नीचे टेबल नहीं है, साइड में है लेकिन नीचे है, तो वहाँ बिलो का यूज करेंगे। और ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा, there is a table below the clock। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? हमारा सेंटेंस हो गया there is a table below the clock। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, मेरा घर आपके घर के ठीक नीचे है। अब देखिए यहाँ पर लेबल की भी बात करें। अब मान लीजिए यहाँ पर आप रहते हो, वो बड़े वाले जो घर है ना, यहाँ पर आप रहते हो और मैं ये छोटे वाले घर में रहती हूँ,
तो मैं बोल रही हूँ कि मेरा घर आपके घर के नीचे है, मेरा घर आपके घर के नीचे है। तो देखिए नीचे है ना, यहाँ पे हम लेबल की बात करें, नीचे का सेंस में दो चीज़ आप ध्यान दीजिएगा बिलो में। एक तो ठीक नीचे अगर नहीं रहेगा तो वहाँ बिलो का यूज़ कर दीजिएगा, और दूसरी बात लेबल की बात कर लो या लिस्ट की बात कर लो, ये सब में अगर आप नीचे की बात करोगे ना, जैसे कि मेरा नाम आप लिस्ट में आपके नाम से नीचे है, मैंने ऐसे बोला कि मेरा नाम लिस्ट में आपके नाम से नीचे है, तो आपके नाम से नीचे है तो वहां भी हम यूज करेंगे बिलो का, नीचे के सेंस में बिलो का यूज करेंगे, ठीक है। लेबल की बात करेंगे, लिस्ट की बात करेंगे तब। तो मेरा घर आपके घर से नीचे है, इस सेंटेंसेस को अगर आप बनाओगे, बनाइए, तो क्या हम बोलेंगे माई हाउस इज बिलो, माई हाउस इज बिलो योर हाउस। मतलब लेबल में आपके घर से मेरा घर नीचे है, ठीक है। तो लेबल की बात कर दी, इसलिए बिलो का यूज कर दिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट डे नीचे के सेंस में हम यूज करेंगे बीनीथ का, बीनीथ या अंडरनीथ। तो अंडरनीथ का यूज हम ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन अगर बाय चांस आपको अंडरनीथ या बीनीथ में आपको कंफ्यूजन होगा तो आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो नीचे के सेंस में। मतलब कोई चीज़ नीचे रहेगी लेकिन फुल्ली कवर्ड रहेगी, फुल्ली कवर्ड रहेगी। यहाँ पे अंडर में हम लोगों ने क्या देखा, नीचे तो रहेगी लेकिन फुल्ली कवर्ड नहीं रहेगी, लेकिन बीनीथ में पूरी तरह से कवर रहेगी, आपको दिखेगा ही नहीं। मान लो आपने रात में घर में ताला लगाया और आपने जो चाबी थी पिलो के नीचे रख दिया, अब आपने पिलो का नीचे रख दिया चाबी, उसके ऊपर से पिलो रख दिया, तो क्या आपको साइड से किधर से भी आप देखोगे तो आपको चाबी नजर आएगा? नहीं, क्योंकि आपने तकिए के नीचे रख दिया तो वो पूरी तरह से कवर हो गया, वो जो चाबी है पूरी तरह से कवर हो गया, तो आप देख नहीं पाओगे, तो वहां पर यूज करेंगे बीनीथ का, ठीक है। और अगर आप देख पाओगे तो वहां यूज करेंगे अंडर का। तो मेरी चाबियां तकिए के नीचे है, आपने यहाँ तकिया के नीचे चाबी रख दिया, यहाँ पे मैंने चाबी रखा है लेकिन आपको दिख रहा क्या? मैंने चाबी रखा है, आपको दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा, इसलिए बीनीथ का यूज करेंगे। हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे, सॉरी देयर का यूज नहीं करेंगे। यहाँ तो सब्जेक्ट के बारे में बताया, मेरी चाबियाँ यानी कि माई कीज, हम बोलेंगे माई कीज आर बीनीथ द पिलो। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? हमारा सेंटेंस हो गया माई कीज आर बीनीथ द पिलो। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे मेरे पैसे चादर के नीचे है। अब ये चादर जो है इसके नीचे मैंने पैसे छुपा के रखे हैं, तो क्या आपको दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि मैंने कहाँ पर पैसे रखे हैं? नहीं ना दिख रहा है, लेकिन मैंने पैसे रखे हैं, ठीक है। तो मैंने पैसे रखे हैं लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, और उसमें हम यूज करेंगे बीनीथ का। नीचे तो रखा है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम होगा? हमारा सेंटेंस हो जाएगा माई मनी इज बीनीथ। तो अब आप जब भी प्रीपोजिशन का यूज कीजिएगा ना, तो नीचे के सेंस में ध्यान रखिएगा, आपके पास 4 ऐसे प्रीपोजिशन है जिसका यूज हम नीचे के सेंस में करते हैं। तो 3 आपको समझ में आ गए ना, लेबल या लिस्ट की बात करोगे और नीचे रहने की बात करोगे तो वहां पर बिलो का यूज करेंगे। अगर नीचे रहने की बात करते हो लेकिन फुल्ली तरह से कवर्ड नहीं हो, आप देख सकते हो उसको कि नीचे है, तो वहां पे हम यूज करेंगे अंडर का। लेकिन कोई चीज नीचे रहेगी लेकिन फुल्ली कवर्ड रहेगी, आप देख ही नहीं पाओगे उसको, तो वहां पर यूज करेंगे बीनीथ का। ओके, चलिए और एक बच गए हमारे नीचे के सेंस में। नेक्स्ट है हमारे डाउन। डाउन का यूज करेंगे नीचे के सेंस में। यहाँ पर अप का यूज ऊपर के सेंस में कर रहे थे, डाउन का यूज करेंगे नीचे के सेंस में, ठीक है। जैसे अप का ऑपोजिट होता है डाउन। अप मतलब सीढ़ियों से ऊपर जाओ या फिर उड़ के ऊपर जाओ, कीमत ऊपर जाओ, तो वहाँ पे अप का यूज करेंगे। जस्ट उसके ऑपोजिट अगर कोई चीज़ नीचे आ रही, गुब्बारा नीचे आ रहा है या फिर कीमत नीचे आ रहा है, तो वहाँ पर यूज कर देंगे डाउन। ओके, जैसे कि पैरासूट नीचे आ रहा है, अब ये पैरासूट जो है नीचे आ रहा है, तो हम इस सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे द पैरासूट इज कमिंग डाउन। पैरासूट नीचे आ रहा है, द पैरासूट इज कमिंग डाउन। नेक्स्ट है हमारे कीमत नीचे आ रही है। कीमत नीचे आ रही है यानी कि प्राइस की बात करेंगे, तो भी वहां पर हम क्या यूज करेंगे?
डाउन। इसका जस्ट ऑपोजिट क्या था, अप था, यानी कि ऊपर जा रहा था, और डाउन यानी कि नीचे आ रहा है। तो इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे द प्राइसेस आर कमिंग डाउन, द प्राइसेस आर कमिंग डाउन। कीमत नीचे आ रही है, कीमत नीचे आ रही, द प्राइसेस आर कमिंग डाउन। ओके, तो अप डाउन आपको समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये हमारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। मम्मी पेड़ के नीचे बैठी है, तो अब बताइए इसमें क्या यूज करेंगे। 4 हमारे पास प्रेपोजिशन है, डाउन, बीनीथ, बिलो और अंडर। इसमें से क्या यूज होगा, मम्मी पेड़ के नीचे बैठी है, इसमें क्या यूज होगा। इसमें पेड़ के नीचे तो बैठी है, लेकिन हम देख सकते हैं ना मम्मी को, पेड़ के नीचे बैठी हुई है, लेकिन हम मम्मी को देख सकते हैं, वो फुल्ली कवर्ड नहीं है, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे अंडर का। तो हम बोलेंगे मॉम इज, मदर का भी यूज कर सकते हैं। ओके, मॉम इज सिटिंग अंडर द ट्री, अंडर द ट्री। मॉम इज सिटिंग अंडर द ट्री, मम्मी पेड़ के नीचे बैठी हुई है। मेरी किताब मेरी तकिए के नीचे था, मैं जो किताब पढ़ रही, रात में मैं किताब पढ़ रही थी, और मैंने जो था वो किताब को तकिए के नीचे रख दिया, उसके ऊपर से तकिया रख दिया, तो अब क्या किताब को आप देख पाओगे। मैंने उसके ऊपर से पिलो रख दिया, तो क्या आप किताब को देख पाओगे, नहीं, वो तो फुल्ली तरह से कवर्ड हो गया, यानी कि बीनीथ का यूज करेंगे। हमारा सेंटेंस हो जाएगा माई बुक वॉज beneath, my book was beneath my pillow, my book was beneath my pillow, मेरी किताब मेरे तकिए के नीचे था। नेक्स्ट है पानी का स्तर नीचे जा रहा है, पानी का स्तर नीचे जा रहा है, यानी कि नीचे जाने की बात करें, नॉर्मली नीचे जाने की बात करें तो वहाँ डाउन का यूज कर देंगे। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा वाटर लेवल इज गोइंग डाउन, पानी का स्तर नीचे जा रहा है, बोलेंगे द वाटर लेवल इज गोइंग डाउन। चलिए नीचे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब प्रेपोजिशन, कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशन है हमारे पास के बीच के लिए अभी तक हम लोगों ने सीखा है बिटवीन और अमंग, लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगी अमीड। बिटवीन, अमंग या अमीड, क्या कंफ्यूजन है, अमीड बोलो या अमीड्स बोलो, अमीड बोलो या अमीड्स बोलो, अमंग बोलो या फिर अमंगस्ट बोलो, बात एक ही है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ओके, चलिए प्रैक्टिस कर, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्या किसमें क्या यूज़ होता है। सबसे पहले बिटवीन, आप सभी जानते हो बिटवीन का यूज़ कहाँ किया जाता है, जब दो वस्तुओं के बीच में रहने की बात करते हैं तो वहाँ पर बिटवीन का यूज़ होता है। तो देखिए, मैं रिया और टीना के बीच में खड़ी हूँ, तो ये रिया है, ये टीना है, रिया टीना के बीच में मैं हूँ, तो 2 लड़कियों के बीच में मैं हूँ, 2 व्यक्तियों के बीच में मैं हूँ, यानी कि बिटवीन का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ बोलेंगे आई एम स्टैंडिंग बिटवीन रिया एंड टीना, तो ये यहाँ पे अब हमारे नेक्स्ट है अमंगस्ट, अमंग या अमंगस्ट, बात एक ही है, के बीच, यानी कि 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच में रहने की बात करते हो तो वहाँ अमंग का यूज़ करोगे। जैसे मैं बहुत सारी लड़कियों के बीच खड़ी हूँ, इतनी सारी लड़कियाँ, 2 से अधिक है ना, उसके बीच में मैं खड़ी हूँ, तो यहाँ पे हम बोलेंगे आई एम स्टैंडिंग among many girls, तो जब आप 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में होंगे तो वहाँ पे आप यूज़ कीजिएगा अमंग का। ओके, बिल्ली बहुत सारे बॉक्सेस के बीच बैठी हुई है, क्या हम लगाएंगे बताइए। तो बिल्ली बहुत सारे बॉक्सेस के बीच बैठी हुई है, यहाँ पर बिल्ली है, देखिए यहाँ पर कितने सारे, 2 से अधिक, यानी कि 5 यहाँ बॉक्सेस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से अधिक रहता है, तो वहाँ पे अमंग का यूज़ करते हैं। तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा द कैट इज सिटिंग अमंग मैनी बॉक्सेस,
तो हमारा सेंटेंस हो गया द कैट इज सिटिंग अमंग मैनी बॉक्सेस, बिल्ली बहुत बक्सों के बीच बैठी है। तो जब दो से अधिक, दो या दो वस्तु या व्यक्ति के बीच में रहने की बात करोगे तो बिटवीन, और दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच में रहने की बात करोगे तो वहां पर अमंग का यूज करेंगे। अब अमीट क्या होता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। अमीट का मतलब होता है के बीच, अमीट का मतलब होता है के बीच, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन, परिस्थिति की बात करेंगे। आप परिस्थिति मतलब कोई प्रॉब्लम के बीच में आप फंस जाते हो ना, किसी ट्रैफिक के बीच में फंस जाते हो, वहां पर हम न वस्तु की बात कर रहे हैं न व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है। न वस्तु दो से अधिक है या चार है, पांच है, जितना भी नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम सिचुएशन की बात करें कि मैं कुछ समस्या के बीच में फंस गया था, ये सब आप कहना चाहते हो। जैसे कि मैं ट्रैफिक के बीच फंस गया था। ट्रैफिक के बीच कितने आदमी या क्या आप गिन पाओगे? नहीं, एक सिचुएशन आप दिखा रहे हो, एक कंडीशन आप दिखा रहे हो, अपनी परिस्थिति, अपनी स्थिति को आप दर्शा रहे हो कि मैं ट्रैफिक के बीच फंस गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं व्यक्ति की बात कर रही हूँ और ना मैं दो व्यक्ति की बात करी ना पांच व्यक्ति की बात करी, मैं वहां पर व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ, पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर सिचुएशन, कंडीशन की बात कर रही हूँ कि मैं ट्रैफिक के बीच फंस गई थी। तो यहाँ पे हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई एम, सॉरी पास्ट है ना, तो हम यहाँ पर एम का यूज नहीं वॉज का यूज करेंगे। आई वॉज स्टक, स्टक का मतलब होता है फंस जाना। आई वॉज स्टक अमीट या फिर अमीट्स का यूज करेंगे द ट्रैफिक, ओके। तो जब कंडीशन या परिस्थिति में किसी चीज में फंस जाना यानी कि वहां पे अमीट का यूज करेंगे। देखिए मैं, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। मैं बुरी स्थिति के बीच फंस गया हूँ। अब बुरी स्थिति यानी कि कोई सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम आ गया, उसमें आप फंस गए हैं, तो क्या आप यहाँ पर अमंग और बिटवीन का यूज कर पाओगे? के बीच तो आ रहा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर दो व्यक्ति है या दो से अधिक व्यक्ति है? नहीं समझ में आ रहा। तो यहाँ पे हम अमंग या फिर बिटवीन का यूज नहीं करेंगे, अमीट का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ओके। तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई एम स्टक। इस तरह से कोई आपको जल्दी नहीं सिखाएगा, इतनी कंपेयर करवा के, ठीक है। अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर किसका यूज करना है, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस बन गया आई एम स्टक अमीट बैड सिचुएशन, मैं बुरी स्थिति के बीच फंस गया हूँ, ठीक है। तो ये तीन थे, बिटवीन, अमंग और अमीट। चलिए इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ये क्लियर हो पाए। अब देखिए प्रैक्टिस करोगे आपको क्लियर हो जाएंगे। उनकी समस्या के बीच मेरा टाइम बर्बाद हो गया, बताइए तो इसमें क्या यूज करें? उनकी समस्या के बीच मेरा टाइम बर्बाद हो गया, इसमें क्या? उनकी समस्या, समस्या क्या है? व्यक्ति है क्या? दो समस्या, तीन समस्या, चार समस्या, कितना समस्या आप गिन सकते हो? नहीं, यहाँ पे आप प्रॉब्लम की बात कर रहे हो, सिचुएशन, कंडीशन की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे हम अमीट का यूज करेंगे। हम सेंटेंस को बनाएंगे माई टाइम वॉज वेस्टेड, माई टाइम वॉज वेस्टेड, मेरा समय बर्बाद हो गया। अमीट देयर प्रॉब्लम्स, अमीट देयर प्रॉब्लम्स, उनकी समस्याओं के बीच, ओके। तो हमारा सेंटेंस हो गया उनकी समस्याओं के बीच मेरा टाइम बर्बाद हो गया, माई टाइम वॉज वेस्टेड अमीट देयर प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है वो दो फुटबॉलर के बीच खड़ा था, दो फुटबॉलर के बीच खड़ा था, क्या हम यूज करेंगे बताइए? दो फुटबॉलर के बीच खड़ा था, इसको क्या हम बनाएंगे? हम इस सेंटेंसेस, दो की बात कर रहे हो ना, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे ही वॉज स्टैंडिंग, he was standing between two footballers, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया, हमारा सेंटेंस हो गया ही वॉज स्टैंडिंग बिटवीन टू फुटबॉलर्स, वो दो फुटबॉलर्स के बीच खड़ा था, यानी कि दो अगर व्यक्ति के बीच में खड़ा था इसलिए बिटवीन, अगर दो से अधिक रहता तो वहां पर अमंग। नेक्स्ट है पानी का स्तर नीचे जा रहा है, ये तो पहले वाले सेंटेंस है, इसे हम नहीं फ्रेम करते, ठीक है। ये तो हमें समझ में आ गया क्या यूज होगा, आप सेंटेंस को फ्रेम करके बता दीजिए अगर आपको समझ में आ गया इसमें क्या यूज होगा तो, ठीक है। आप इसका फ्रेम करके बता दिए, वैसे तो ये वाला सेंटेंस हम पहले भी कर चुके हैं, ओके। तो ये हमारे तीन ऐसे प्रेपोजिशन थे, ऊपर, नीचे और के बीच,
अब हम लोगों ने सीख लिया, ऊपर भी सीख लिया, नीचे भी सीख लिया और बीच वाला भी सीख लिया। आई थिंक आपको क्लियर हो गए। अब कमेंट में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर आपको सब समझ में आ गए हैं और मेरे सिखाने का तरीका आपको पसंद आया तो अच्छा कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, ताकि जो स्टूडेंट पढ़े ना उन्हें भी लगे कि इस वीडियो में कोई खास बात है, तभी तो इतना अच्छा कमेंट आया है। और ऐसी और भी प्रेपोजिशन चाहते हो जिस प्रेपोजिशन में आपको कन्फ्यूज़न होती है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर बेस्ट वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड और फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी कोई कुछ नया सीख पाए और अच्छे तरीके से सीख पाए। गाइस, अगर इससे पहले वाले जो प्रेपोजिशन वाली क्लास मैं करवाई थी, अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर विजिट कर लीजिएगा, लेफ्ट साइड क्लिक कर मिलते। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो लाऊँ आप तक अपडेट मिलती रहे। मिलते नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।